देश और दुनिया की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। बड़ी खबर आ रही है, लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर हर्ष उर्फ चिंटू को भारत लाया गया है। हर्ष उर्फ चिंटू को दुबई से भारत डिपोर्ट किया गया है। हर्ष उर्फ चिंटू नजफगढ़ डबल मर्डर केस का मुख्य मास्टरमाइंड है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लॉरेंस गैंग का गैंगस्टर हर्ष यानी कि चिंटू को भारत लाया गया है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। हर्ष उर्फ चिंटू को दुबई से भारत डिपोर्ट किया गया है। हर्ष यानी कि चिंटू नजफगढ़ डबल मर्डर केस का मुख्य मास्टरमाइंड है। लगातार इसकी तलाशी चल रही थी और आखिरकार अब डिपोर्ट कराने में कामयाब एजेंसी रही है। लॉरेंस गैंग का गैंगस्टर है ये हर्ष। लॉरेंस गैंग का बड़ा सदस्य है ये हर्ष, जिसको चिंटू के नाम से आपराधिक दुनिया में जाना जाता है। आखिरकार उसे भारत डिपोर्ट किया गया है। दुबई से भारत डिपोर्ट किया गया। सरगर्मी से इसकी तलाशी चल रही थी और ये एजेंसियों की बहुत बड़ी कामयाबी कही जा सकती है कि भारत डिपोर्ट कराने में कामयाबी एजेंसी ने हासिल की। चिंटू को भारत लाया गया है। चिंटू कौन है जरा ये समझ लीजिए। हर्ष उसका नाम है, असल में नजफगढ़ डबल मर्डर केस का मुख्य मास्टरमाइंड है। लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर हर्ष को भारत लाया गया है। नजफगढ़ डबल मर्डर केस का मास्टरमाइंड है हर्ष। दुबई से भारत लाया गया है गैंगस्टर हर्ष और चिंटू। संभल हिंसा में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हिंसा के दौरान ऑडियो वायरल हुआ है। दो दंगाइयों के बीच का ये ऑडियो है, बातचीत का ये ऑडियो है। फोन कर मंगवाए जा रहे थे हथियार। अब ये सवाल खड़ा हो गया है, एक दंगाई सामान लाने के लिए कह रहा है, क्या हथियार का कोडवर्ड था सामान? वायरल ऑडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। वायरल ऑडियो भी आपको हम सुनाएंगे। बहुत बड़ा ये सनसनीखेज खुलासा संभल हिस्सा में कहा जा सकता है। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जो कि दो दंगाइयों के बीच का है, यानी कि बातचीत का ऑडियो है। थोड़ी नहीं वाली तरफ को रुकना थोड़ी नहीं वाली तरफ को रुकना तो सुना आपने ऑडियो वायरल। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इसमें लगातार एक दंगाई सामान का जिक्र कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या कोडवर्ड है सामान, यानी क्या फोन पर हथियार मंगवाए जा रहे थे, हथियार का कोडवर्ड था सामान? वायरल ये ऑडियो दो दंगाइयों के बातचीत का है। संभल हिंसा में लगातार पुलिस जांच को तेज आगे बढ़ा रही है और इस बीच कई वीडियो और ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं। एक ऑडियो दो दंगाइयों के बीच का है, ये बातचीत का है। एक बार फिर सुनिए ये वायरल ऑडियो, जिसमें क्या कुछ दंगाई आपस में बात कर रहे हैं। सामान ये कोड वर्ड, हथियार इसका मतलब। थोड़ी नहीं वाली तरफ को रुकना तो संभल हिंसा के आरोपियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। यूपी पुलिस ने अब इस मामले में बेहद गंभीर तौर पर शामिल 100 से ज्यादा उपद्रवियों की तस्वीरें वायरल की हैं। ये तस्वीरें जारी की गई और इनमें बलवाइयों की तस्वीरें हैं। ये बवालिए हैं जिनके ऊपर संभल को दंगे की आग में झोंकने के आरोप हैं।
किसी के हाथ में पत्थर हैं, किसी के हाथ में असलहे हैं, किसी के हाथ में डंडे हैं, कोई बाइक को आग लगा रहा है, कोई भीड़ को उकसा रहा है, संभल कांड के दंगाइयों को पहचान लीजिए। ये उन 120 लोगों की तस्वीरें हैं जिन्होंने संभल को एक ऐसी हिंसा की आग में झोंक दिया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया। ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जिन्होंने न सिर्फ लोगों को उकसाने का काम किया है बल्कि भीड़ के बीच मुंह छिपाकर सारे सिस्टम को तहस नहस कर देने की साजिश रची है। ये वो लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर नकाब पहनकर सत्ता और शासन को सीधी चुनौती देने की कोशिश की है। अब यूपी पुलिस अमन के इन्हीं दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए लोगों से इस बात की अपील कर रही है कि इन लोगों को पहचानिए और पुलिस को ऐसे लोगों की सूचना दीजिए जिन्होंने संभल में दंगों की आग भड़काने का काम किया है। एक प्लान्ड एक्टिविटी थी, लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट करा के लोगों को उकसा के ऐसी कार्रवाई की गई है क्योंकि कोई कारण नहीं था। सर्वे का मतलब होता है वीडियोग्राफी की जा रही थी। वीडियोग्राफी किसी भी स्ट्रक्चर की वीडियोग्राफी से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। कुछ बाहरी लोग भी इसमें शामिल रहे होंगे, उनकी पहचान की जा रही है, उकसाया गया और उकसा के इस कार्रवाई को अंजाम दिलाया गया। इसमें हम पड़ताल कर रहे हैं, जैसे जैसे आगे साक्ष्य मिलते जाएंगे उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा की कहानी को बेपर्दा करने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक एक एंगल से आरोपियों को तलाशा जा रहा है। जैसे जैसे पुलिस के हाथ हिंसा से जुड़े वीडियो लग रहे हैं, संभल कांड के असली गुनहगारों की तस्वीर सामने आ रही है। इसी कड़ी में एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में महिला उपद्रवी छत से पत्थर बरसाती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि पुलिस ने 3 पत्थरबाज महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पुलिस ने पूरे संभल को छावनी में तब्दील कर दिया है। शाही मस्जिद के ठीक पीछे वाली इस गली में यहाँ पर पुलिस पर हमलावर हो रहे थे तो एक शख्स पिस्तौल लेकर गोली मारता हुआ दिखाया, फायरिंग करता हुआ दिखाया और वो ठीक इसी जगह से फायरिंग कर रहा है और ये उसका शॉट है और ये ग्रैब पुलिस के पास आया है। पुलिस ने इस ग्रैब को लिया क्योंकि यहीं से उसके हाथ में पिस्तौल है और वो फायर कर रहा है सामने की तरफ, पुलिस की तरफ। इस बीच संभल के विधायक इकबाल महमूद ने न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत के दौरान अपने बेटे सुहेल इकबाल को बेगुनाह बताया है। साथ ही हिंसा में शामिल उपद्रवियों से सरेंडर करने की अपील की है। उन्होंने हमसे ये कहा कि हम कोई भी गलत व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे, जिसके हाथ में पत्थर होगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं और जो खाली हाथ होगा उसको हम छुएंगे नहीं। तो मैंने कहा हमारा बेटे के हाथ में तो कुछ भी नहीं था, ना हमारा बेटा था वहां मौजूद। हमारा बेटे का नाम क्यों आया? वो तो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। आप उसका एक सिंगल फोटो वहां के नहीं दिखा सकते, आप कहीं पब्लिक को एड्रेस करते हुए उसे नहीं दिखा सकते। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल कांड को लेकर एक बार फिर योगी सरकार पर हमला बोला है।
उन्होंने योगी सरकार पर जानबूझकर संभल में दंगा कराने का आरोप लगाया है। संभल में हुआ नहीं है, कराया गया है। अफवाहों में होता कुछ नहीं है, अफवाहों से होता बहुत कुछ है। अगर पूरा घटनाक्रम आप देखेंगे, पहले तो 19 तारीख को फैसला सुनवाना कि उसका सर्वे होगा। जब पहला सर्वे हुआ, किसी भी मुस्लिम पक्ष के लोगों को या संभल के लोगों को किसी को आपत्ति नहीं थी, पूरा सर्वे हुआ। लेकिन पता नहीं क्यों फिर दोबारा सर्वे करने का फैसला लिया गया और दोबारा सर्वे हुआ। अगर दोबारा सर्वे की बात हुई तो कम से कम वहां पर जो जिम्मेदार लोगों से उनसे बातचीत करनी चाहिए थी प्रशासन को। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सपा अब समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि संगठित अपराध पार्टी बन चुकी है। इसमें हार्ट मतलब दंगाई, किडनी मतलब अपराधी, लीवर मतलब माफिया और ब्रेन मतलब भ्रष्टाचारी। पार्टी का पूरा शरीर परिवार से चलता है जो सपा के नाम पर सत्ता की लूट और जनता का शोषण करता है। अखिलेश जी संभल में भड़काऊ बयान देकर अपनी बची कुची राजनीति को खत्म न करें, क्योंकि 2022 में सपा का डब्बा पूरी तरह गोल होने वाला है। सपा का डीएनए दंगाई, भ्रष्टाचारी और अपराधी। फिलहाल संभल कांड से जुड़े एक एक आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कानून व्यवस्था का न सिर्फ मखौल उड़ाया है बल्कि अफवाहों के बल पर एक हंसते खेलते शहर को हिंसा की आग से झुलसाने का काम किया है। दिल्ली से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के प्रशांत विहार में तेज धमाके की आवाज सुनाई दी है। स्थानीय लोगों ने धमाके की आवाज सुनी। दिल्ली पुलिस को धमाके की जानकारी दी गई। धमाके की खबर के बाद पुलिस जांच में जुटी है। दिल्ली के प्रशांत विहार के बंसी स्वीट्स में धमाके की खबर मिल रही है। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली का ये प्रशांत विहार इलाका जहां पर तेज धमाकों से दहल उठा। स्थानीय लोगों ने धमाके की आवाज सुनी और पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई। धमाके की खबर के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो वहीं दिल्ली के प्रशांत विहार के बंसी स्वीट्स में धमाका हुआ है। दिल्ली के प्रशांत विहार के बंसी स्वीट्स में धमाके की जानकारी मिल रही है। दिल्ली पुलिस को इस बारे में सूचित किया गया है। धमाके की खबर के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से दे रहे हैं इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, बहुत बड़ी खबर दिल्ली के प्रशांत विहार से आ रही है, जहां पर तेज धमाके से ये इलाका गूंज उठा। स्थानीय लोगों ने खुद इस धमाके की आवाज को सुना। दिल्ली पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, जांच पड़ताल की जा रही है। प्रशांत विहार का ये इलाका, यहाँ बंसी स्वीट्स है। बंसी स्वीट्स में बताया जा रहा है धमाका हुआ है। कुछ देर में तस्वीरें भी आएंगी, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही। दिल्ली का ये प्रशांत विहार इलाका जहां पर तेज धमाके से ये इलाका गूंज उठा है। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है। बात शीतकालीन सत्र की करते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन प्रियंका गांधी पहली बार संसद पहुंची और उन्होंने लोकसभा में संसद पद की शपथ ली। इस दौरान उन्होंने हाथ में संविधान की कॉपी ले रखी थी। प्रियंका के साथ उनकी मां सोनिया और राहुल गांधी भी संसद पहुंचे। प्रियंका वायनाड सीट से उपचुनाव जीती हैं। प्रियंका के साथ नांदेड़ से उपचुनाव जीतने वाली रविंद्र चौहान ने भी शपथ ली। तो पहली बार चुनाव जीती है प्रियंका गांधी, वायनाड से सांसद बनी है और संसद पहुंचने पर आज लोकसभा में सांसद पद की सबसे पहले उन्होंने शपथ ली है। इस दौरान तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर देखिए हाथ में संविधान की कॉपी लेकर उन्होंने शपथ ली। प्रियंका के साथ उनकी मां सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी इस दौरान संसद पहुंचे हुए थे। प्रियंका वायनाड सीट से उपचुनाव जीती हैं। प्रियंका के साथ नांदेड़ से उपचुनाव जीतने वाले रविंद्र चौहान ने भी शपथ ली है। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र का रुख, जहां पर आप क्या सीएम पद को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर
विराम लग गया है। क्या यह तय हो गया है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम बीजेपी का होगा? एकनाथ शिंदे के बयान के बाद तो यही लग रहा है। शिंदे ने कुर्सी छोड़ने के संकेत दिए और कहा है कि सीएम पद के लिए बीजेपी आलाकमान जो भी फैसला लेगा उसका शिवसेना पूरा समर्थन करेगी। महायुति के तीनों नेता अब अमित शाह से मुलाकात करेंगे, जहां सरकार गठन का फॉर्मूला तय किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। एकनाथ शिंदे का ये बयान क्या महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम है? शिंदे ने साफ कर दिया है कि सरकार बनाने में उनकी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। सीएम पद के लिए बीजेपी आलाकमान जो भी फैसला लेगा उसका शिवसेना पूरा समर्थन करेगी। बीजेपी का सीएम उन्हें मंजूर है। सरकार गठन और सीएम की कुर्सी पर शिंदे ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी को तरह का अड़ंगा नहीं है। एकनाथ शिंदे का ये बयान कुर्सी छोड़ने का संकेत बताया जा रहा है। इस बयान से भी साफ है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम बीजेपी का ही होगा और यह भी साफ है कि महाराष्ट्र के सीएम का फैसला दिल्ली में होगा। कल महायुति के तीनों नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात अमित शाह से होगी। ये बैठक काफी अहम है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में सरकार गठन का फॉर्मूला तय होगा और सीएम के नाम पर भी मोहर लगेगी। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि तीनों पार्टियां मिलकर सीएम पर फैसला लेंगे। लवकरच आपल्याला उत्तर मिळेल। तिन्ही पक्ष मिळून आमचे जे शेट्टी आहेत त्यांच्याशी चर्चा सगळ्यांची चाललेली आहे आणि लवकरच याचं उत्तर आपल्याला मिळेल। देवेंद्र फडणवीस से लेकर एकनाथ शिंदे तक कह रहे हैं कि सीएम पद को लेकर कोई मतभेद नहीं है, लेकिन शिवसेना के कई नेता शिंदे को सीएम बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि फडणवीस भी स्वीकार हैं। अभी तक सीएम पद की जो दावेदारी एकनाथ शिंदे साहब की है, देवेंद्र जी की है, तो इनके बारे में कोई भी आज तक उनको सिग्नल किसी ने ऊपर से भी ना दिया गया है, ना इनकी पांचों की एक साथ कहीं मीटिंग हुई। इसलिए अभी वेट एंड वॉच की भूमिका में देवेंद्र जी भी थे और एकनाथ शिंदे साहब भी हैं। महायुति के नेता लोग जो डिसीजन लेंगे वो हमें एक्सेप्ट रहेगा। तो अगर डिसीजन ये होता है कि फडणवीस जी सीएम बने, एकनाथ शिंदे जी डिप्टी सीएम बने, तो माना जाएगा? तो देवेंद्र फडणवीस जी सीएम बने और कोई सीएम बने, हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे नेतागण हैं वो, उनका हम लोग रिस्पेक्ट रखते हैं। जो महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे वो हमें मंजूर है और शिंदे साहब को भी मंजूर रहेगा। महायुति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में सीएम पद पर बीजेपी का दावा भी बड़ा है। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम बनता है तो वो कौन होगा, देवेंद्र फडणवीस या कोई और? महाराष्ट्र बीजेपी के तमाम नेता फडणवीस को सीएम बनाए जाने की मांग कर रहे हैं और फिलहाल वहीं इस पद के सबसे बड़े दावेदार भी नजर आ रहे हैं। सवाल यह भी है कि अगर फडणवीस सीएम बनते हैं तो एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? खबर है कि शिंदे ने खुद को महायुति का संयोजक बनाने की मांग की है। दावा है कि उन्होंने केंद्र में भेजे जाने का ऑफर ठुकरा दिया है और अपने बेटे के लिए डिप्टी सीएम पद की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर हेमंत सोरेन आज झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वैसे चौथी बार हेमंत सोरेन प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ देंगे और इसी के साथ मुख्यमंत्री रहते सत्ता में लगातार दूसरी बार वापसी करने का रिकॉर्ड भी हेमंत सोरेन के नाम दर्ज होने जा रहा है। झारखंड के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर दूसरी बार सत्ता में वापस आई है।
गुरुवार को हेमंत सोरेन प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हेमंत सोरेन व्यक्तिगत तौर पर चौथी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले सीएम हेमंत सोरेन बुधवार को रामगढ़ के लुकैया टांड में अपने दादा सोबरन सोरेन के 67वें शहादत दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। हेमंत के साथ उनकी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर देश भर से इंडिया ब्लॉक के नेता आ रहे हैं। इनमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम स्थल के साथ होटल, एयरपोर्ट और रूट लाइन पर करीब 4000 सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि हेमंत सोरेन की शपथ ग्रहण समारोह में भारी संख्या में भीड़ भी पहुंच सकती है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने मोरहाबादी मैदान की सुरक्षा में 4000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया है और कई सड़कों से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सबसे बड़ी खबर यह है कि कल कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश हो सकती है। कोर्ट कमिश्नर सर्वे रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। कल शाही मस्जिद को लेकर कोर्ट में सुनवाई होनी है। 29 नवंबर ये वो तारीख जब कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि सर्वे रिपोर्ट पेश करें, और माना यह जा रहा है कि कल कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश हो सकती है। हालांकि जब सर्वे हो रहा था उस दौरान जमकर संभल में हिंसा हुई, पथराव हुआ, फायरिंग हुई, और उसके बाद हालात क्या बने ये पूरे देश ने देखा। लेकिन इन सब के बीच अब सभी की निगाह कल संभल में जिला कोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि कल शाही जामा मस्जिद में जो सर्वे हुआ उसको लेकर रिपोर्ट पेश की जा सकती है। कोर्ट कमिश्नर सर्वे पेश कर सकते हैं, इस रिपोर्ट को पेश कर सकते हैं। कल शाही मस्जिद को लेकर कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि 2 चरणों में सर्वे का काम पूरा हुआ था। दरअसल मांग यही थी कि सर्वे होना चाहिए, चूंकि यहां पर हरिहर मंदिर था, और इस बात को मंजूरी देते हुए कोर्ट ने सर्वे करवाया है। अब कोर्ट में कल की सुनवाई बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि कल सर्वे से जुड़ी हुई रिपोर्ट पेश की जा सकती है। इस बीच बड़ी खबर संभल से ही है। दरअसल हिंसा से पहले के 2 नए सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं, जिसमें दंगाई पत्थर उठाते हुए इकट्ठा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वो पत्थरबाजी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में जो लोग दिख रहे हैं उनमें से ज्यादातर ने अपने चेहरे को छिपाने के लिए कपड़े बांध रखे हैं। ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज हमले से पहले की उनकी पूरी प्लानिंग को पर्दाफाश करते हुए दिख रहा है। संभल में हिंसा से पहले के 2 नए सीसीटीवी वीडियो आप जरा ध्यान से देख लीजिए। दंगाई पत्थर उठाते हैं, इकट्ठा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो पत्थरबाजी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में जो लोग दिख रहे हैं उनमें ज्यादातर ने आपने देखा कि किस तरीके से अपनी पहचान छुपाने के लिए चेहरे को ढक रखा है, कपड़े से बांध रखा है। ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज हमले से पहले की उनकी पूरी प्लानिंग को पर्दाफाश करते हुए दिख रहा है। और इसी